हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित चेतन सृजन परिवार में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी में सिटीजनशिप पढ़ेंगे, जो कि पार्ट सेकंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला सिटीजन्स, जो कि फुल मेंबर हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के साथ। जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें कंट्री में कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, और कुछ एलियंस हैं जो कि दूसरे कंट्री के सिटीजन्स हैं जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं। उन्हें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, वो हम आगे देखेंगे। और कुछ फ्रेंडली एलियंस भी हैं, मतलब जो एलियंस हैं उन्हें हम फ्रेंडली एलियंस और हॉस्टाइल एलियंस और एनिमी एलियंस भी कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंडली एलियंस कौन से हैं? जो दूसरी कंट्रीज से हैं जिनके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशंस हैं, वो फ्रेंडली एलियंस हो गए। ठीक है, दूसरे कौन से हैं? हॉस्टाइल एलियंस। तो हॉस्टाइल एलियंस कौन से हैं? अदर नेशंस जिनके साथ हमारे थोड़े बहुत टसल चल रहे हो, वो हॉस्टाइल एलियंस हैं। ठीक है, और तीसरे कौन से हैं? एनिमी एलियंस, जिनके साथ हमारी लड़ाई चल रही हो, फॉर एग्जांपल की पाकिस्तान। ठीक है, तो दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं पॉपुलेशन में। एक तो सिटीजन जिनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, दूसरे एलियंस जिनको लिमिटेड राइट्स होते हैं। ठीक, अब सिटीजन्स है हमारे, तो उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं, जो राइट्स एलियंस के पास नहीं है। हमारे इंडिया में जो हमारे सिटीजन्स हैं, जैसे हम सब इंडिया के सिटीजन्स हैं, पहली बात तो ये सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट करता है। ठीक है, दूसरा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है इंडिया में। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स और एलियंस सभी के लिए अवेलेबल है। ये हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम तब डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिले हैं जो कि एलियंस को नहीं मिले हैं। वो राइट्स कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के पास ही है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही है। बाकी जो राइट्स है वो सिटीजन प्लस एलियंस दोनों के पास है। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से हैं। वोटिंग हो गया, एलिजिबिलिटी फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल कि केवल इंडियन सिटीजन ही यहाँ के इलेक्शंस में वोट कर सकता है, केवल इंडियन सिटीजन ही इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, केवल इंडियन सिटीजन ही इंडिया का एमपी बन सकता है। तो ये पॉलिटिकल राइट्स हो गए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी फॉर हाई ऑफिसेस, अगर सिटीजन है तो ही वो हाई ऑफिसेस में इलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, वो इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, तभी वो इन ऑफिसेस में इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूटीज है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कुछ राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं हमारे नेशन के लिए, तो वो सिटीजन्स के लिए ही अप्लाइड है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई एलियन, कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल कि यूएसए से कोई पर्सन यहाँ जॉब करने आया है और वो कुछ ड्यूटी फॉलो करे या कुछ ड्यूटी उसकी इंडियन नेशन के प्रति है, वो वैसी नहीं रहती है। जो इंडियन सिटीजन है उनकी अपनी नेशन के प्रति कुछ ड्यूटी है, अपने नेशन के लिए कुछ ड्यूटीज है, तो वो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन, रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल्स। ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज में डिटेल में पढ़ेंगे। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन्ड है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप लोग को अभी सिटीजनशिप में ये ध्यान में रखना है कि सिटीजन्स को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं, तो उन्हें कुछ ड्यूटीज भी फुलफिल करनी है। ठीक है,
डिफेंडिंग द कंट्री है, पेइंग टैक्सेस है, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ड्यूटीज हैं। ठीक, अब हम बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो देख लेते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या कुछ एक्ट्स हैं वो हम देखेंगे अभी। तो पहली बात, ये पार्ट 2 का पार्ट है, सेकंड पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। ठीक है, हमने पार्ट डिस्कस किए थे कि टोटल इनिशियली 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, अभी हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, है ना। तो उन पार्ट्स में से ये पार्ट 2 का पार्ट है जिसमें आर्टिकल्स 5 to 11 मेंशन है। ठीक है, क्या क्या डिफाइन करता है ये सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये डिफाइन करता है सिटीजन्स कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन हो सकते हैं उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। पार्ट सेकंड में क्या करता है, दूसरा इसमें प्रोविजन क्या है, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट सिटीजनशिप मैटर्स। पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि सिटीजनशिप मैटर पे वो लेजिस्लेट कर पाए या लॉ बना सके। ठीक, और ये फाउंडेशन रखता है किसकी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। इस एक्ट को अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉस हैं वो बेसिकली इसके अंडर ही गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, कैसे खत्म की जा सकती है, वो सब इस एक्ट के अंडर है। ठीक है, तो अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो सिटीजनशिप को गवर्न करता है इंडिया में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कब आया था, 1955 में आया था। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है या एक्ट है जो गवर्न करता है सिटीजनशिप को इंडिया में। ठीक है, दूसरी बात, रूल्स डिफाइन करता है किसकी, एक्वायरिंग एंड लूजिंग सिटीजनशिप, मतलब कि आप किस किस मेथड से सिटीजनशिप ले सकते हो और किन मेथड से सिटीजनशिप छोड़ी जा सकती है या लूज करी जा सकती है, वो सारी चीजें मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। सारे प्रोविजन इसी में है। और क्या करता है ये, अलाउस अमेंडमेंट टू एड्रेस इवॉल्विंग नीड्स। इसमें ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो अलाउ करते हैं कि आप इसको अमेंड कर पाओ अपने जो नीड्स है उनको एडवर करने के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऐसा सोसाइटी इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो उसको इंश्योर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किए जा सके, जैसे कि हम अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लेके आए थे, जिससे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, उसके लिए हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आए थे, जिससे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और क्रिश्चियंस को हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। और उस लॉ को थोड़ा सा ट्वीक किया गया है कि इनिशियली आपको इंडिया में रिसाइड करना था मिनिमम 11 ईयर्स के लिए, तभी आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते थे, लेकिन इसको कम करके CAA 2019 से 5 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू ही हो पाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के इस प्रोविजन के थ्रू, जो अलाउ करता है अमेंडमेंट टू एड्रेस इवॉल्विंग नीड्स। ठीक है, और क्या करता है ये, एंश्योर्स अलाइनमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ये एक्ट ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम अलाइन कर पाए अपने सिटीजनशिप लॉस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब इस एक्ट को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसको अथॉरिटी मिलती है आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसका पार्ट है, पार्ट सेकंड का, जो कि सिटीजनशिप डिफाइन करता है। ठीक है,
मेन प्रोविजन क्या है जो कि इसमें मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, एक एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है इंडिया की, दूसरा टर्मिनेशन कैसे होगा सिटीजनशिप का, तीसरा कुछ एडिशनल प्रोविजंस है जो इसमें एडेड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है, तो कुछ तरीके हैं कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। वो तरीके क्या है या वो प्रोसीजर्स या मेथड्स क्या है, जनरली वो 5 मेथड्स हैं जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है। वो क्या है? पहला तो बर्थ, आपने जन्म लिया हो या आप बॉर्न हैं इंडिया में। डिसेंट मतलब आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हो या रहे हो। बाय रजिस्ट्रेशन, इंडिया में आप आके रजिस्टर करेंगे, कुछ टाइम तक रहेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। बाय नेचुरलाइजेशन, ये एक प्रोसेस होती है। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, फॉर एग्जांपल कि इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर करी, फॉर एग्जांपल इंडिया ने सिक्किम एक्वायर किया था, जो सिक्किम के सिटीजन्स थे या रेसिडेंट थे वो इंडिया के सिटीजन्स बन गए। ठीक है, तो उससे भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब हम पहला देख लेते हैं, ये फर्स्ट है सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो बाय बर्थ का बेसिस क्या है कि अगर आपने जन्म लिया है बिटवीन 1950 26 जनवरी 1950 जुलाई 1 1987, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी न्यूबॉर्न 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1 1987 के बीच में इंडिया में बॉर्न है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करती है। अगर कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मा है भारत में, तो वो भारत का सिटीजन माना जाएगा, उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती है। ठीक है, ये पहला क्लॉज हुआ। दूसरा, अब अगर 1 जुलाई 1987 के बाद वो जन्मा है भारत में, अगर कोई चाइल्ड बॉर्न है इंडिया में आफ्टर जुलाई 1 1987, तो उसका एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, आइदर उसके फादर या उसकी मदर इंडियन होनी चाहिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ ले सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, आफ्टर दिसंबर 3 2004, तो अगर कोई बच्चा इंडिया में जन्मा है आफ्टर दिसंबर 3 2004, तो उसका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और अदर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स देखे हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, तो इलीगल इमिग्रेंट अगर होंगे उस बच्चे के पेरेंट्स, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अगर वो 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा है इंडिया में, तो उसके एक पेरेंट तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, दूसरे पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए इंडिया के। ठीक है, वो लीगली इंडिया में रहने चाहिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। एक्सेप्शंस क्या है, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस। फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो बच्चे इंडिया में जन्मे हैं उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और एनिमी एलियंस को तो नहीं ही मिलेगी। ठीक है, अब बाय डिसेंट देख लेते हैं, ये दूसरा प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्वायर करने का। ठीक है, तो अब देखते हैं 26 जनवरी 1950 से दिसंबर 10 1992, इफ फादर इज इंडियन सिटीजन। तो अगर किसी व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए और उसके फादर इंडियन डिसेंट से है, तो 1950 से दिसंबर 10 1992 तक उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जानी थी। ठीक है, आफ्टर दिसंबर 10 1992, इफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन, अगर उसके फादर या मदर कोई भी इंडियन सिटीजन है, तो उन्हें 1992 10 दिसंबर 1992 के बाद इंडियन सिटीजनशिप
मिल सकती थी, ठीक है। अब आफ्टर December 3, 2004 मस्ट रजिस्टर द बर्थ एट एन इंडियन मिशन विद इन 1 ईयर। उसमें भी उसके पेरेंट्स का डिसेंट तो होना ही चाहिए, और फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसके पेरेंट्स फॉरेन में हैं और उनके बच्चे का बर्थ हुआ है तो उन्हें इंडियन मिशन में वो बर्थ रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं। पेरेंट मस्ट सबमिट अ रीजन कमिटमेंट दैट द चाइल्ड डज नॉट होल्ड अनदर कंट्रीज पासपोर्ट। ये इस केस के लिए, ठीक है, कि वो चाइल्ड दूसरी कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है, मतलब दूसरी कंट्री का सिटीजन नहीं है, तभी वो इंडियन सिटीजन बन सकता है बाय डिसेंट, ठीक। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, ठीक है। तो पहला है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू एप्लीकेशन। पहली बात कि अगर इंडियन ओरिजिन कोई पर्सन है तो उसको एटलीस्ट 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए ऐसा इंडियन सिटीजन, या तो पर्सन अगर अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। वुमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन्स, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, और सिटीजन्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये अगर रजिस्टर करते हैं इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए तो इन्हें रजिस्ट्रेशन के मेथड से इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर इंडियन ओरिजिन पर्सन है तो उन्हें 6 मंथ्स इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर इंडियन ओरिजिन से हैं, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया रिसाइड करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगी। वुमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, उनको भी रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन को भी रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगी, ठीक है। अब नेचुरलाइजेशन देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? मस्ट नॉट बी अ सिटीजन ऑफ कंट्री दैट डिसअलाउज इंडियन नेचुरलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए, है ना, और कोई ऐसी कंट्री जिसके इंडिया से टसल चल रहे हैं। और नेचुरलाइजेशन का दूसरा प्रोसेस क्या है? जो प्रीवियस सिटीजनशिप हो उसे उन्हें रिनाउंस करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अदनान सामी का अगर एग्जाम्पल है कि वो पाकिस्तान के सिटीजन थे, ओरिजिनली वो पाकिस्तान में बॉर्न थे, उनने पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ी, वो इंडिया में रहे और उन्हें थ्रू दी प्रोसेस 11 साल तक वो भारत में रहे, फिर उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिली, ठीक है। और एप्लीकेशन डालने के पहले 12 महीने तक इंडिया में रहने चाहिए। लास्ट 14 ईयर्स में 11 ईयर्स इंडिया में रहने चाहिए, है ना। गुड कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लुएंट लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी भी 8 शेड्यूल के जो लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है उसमें फ्लुएंट होने चाहिए किसी एक लैंग्वेज में, तो वो ले सकते हैं। ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन से क्या कैसे हो सकता है? पहले तो उस कंट्री से होनी चाहिए जो नेचुरलाइजेशन अलाउ करता है। दूसरा, उनको रिनाउंस करना पड़ेगा अपना सिटीजनशिप फॉर्मर कंट्री से जहां से भी थे। तीसरा, 12 मंथ प्रीसीडिंग एप्लीकेशन इंडिया में रहना पड़ेगा। लास्ट 14 ईयर्स में 11 ईयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा। करेक्टर उनका अच्छा होना चाहिए, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और एलिगेंस उनको दिखानी पड़ेगी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशंस एक्सेप्शंस क्या है? कंडीशन कैन बी वेव्ड ऑफ फॉर इंडिविजुअल विद डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन फील्ड लाइक साइंस और आर्ट। कोई भी इंडिविजुअल है जो साइंस आर्ट कल्चर में बहुत डिस्टिंग्विश है उसके लिए वेव ऑफ की जा सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट कौन सा है? पांचवा, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब देखिए, अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने अटैक करके पाकिस्तान को अपना पार्ट बना लिया, हाइपोथेटिकल है, पर
अगर हमने अटैक करके पाकिस्तान को अपना पार्ट बना लिया तो जो हम टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके रेसिडेंट्स यहाँ की सिटीजनशिप बन जाएंगे, पर ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, द सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 आफ्टर पौंडीचेरी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे गोवा हमने 1961 में एक्वायर किया था, पोर्टुगीज को हरा के हमने गोवा को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी और गोवा एक्वायर किया था, तो गोवा के सिटीजनशिप जो भी सिटीजन्स थे या जो भी रेसिडेंट्स थे गोवा के, वो हमारे सिटीजन बन गए, इंडिया सिटीजन वो डिक्लेयर हुए। सिमिलर केस हुआ सिक्किम के साथ, जब सिक्किम को हमने इनकॉर्पोरेट किया तो जो सिक्किम के सिटीजन्स थे या रेसिडेंट्स थे वो इंडिया के सिटीजन्स बन गए। ठीक है, अब ये हमने देख लिया 5 है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी है, ये भी मेंशन है किसमें, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, कि कोई अगर इंडियन सिटीजन है तो इसकी सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है या कैसे लूज हो सकती है। ठीक है, वो भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो भी प्रोविजन मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ठीक है, तो बेसिकली 3 तरीके हैं या 3 मेथड्स हैं जिससे किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप की सिटीजनशिप ली जा सकती है या खत्म हो सकती है। वो क्या क्या है, बाय रिनंशिएशन। अगर कोई इंडिविजुअल वॉलेंटरली अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है या इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देता है तो वो होगा रिनंशिएशन का प्रोसेस, जिससे उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी। फॉर एग्जांपल कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सत्या नडेला का, या हम एग्जांपल ले सकते हैं बाकी जो हमारे इंडियन बाहर जाके इनिशियली एनआरआई रहते हैं, फिर वो एक्वायर कर लेते हैं फॉरेन कंट्रीज की सिटीजनशिप, तो वो हो जाता है बाय रिनंशिएशन। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा बाय टर्मिनेशन। इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे होगी, कि अगर आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो बाय डिफॉल्ट आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी इंडिया में। क्यों, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप मॉडल। ठीक है, पहला केस क्या था, बाय रिनंशिएशन, मतलब किसी ने वॉलेंटरली ही इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी या इंडिया की सिटीजनशिप खत्म कर ली खुद से, उसको या तो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेनी होगी या कुछ और होगा। ठीक है, दूसरा क्या प्रोसीजर है, बाय टर्मिनेशन। ये गवर्नमेंट की साइड से होगा। अगर किसी ने बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया में टर्मिनेट हो जाएगी। ये प्रोसेस है टर्मिनेशन का, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप मॉडल। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोसेस हुआ। तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। एक इंडिविजुअल या ग्रुप को डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से, वो प्रोसेस है बाय डेप्रीवेशन। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्रोविजन है, डिसेप्शन, किसी ने धोखे से सिटीजनशिप ली हो तो उसको डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से। ट्रेचरी, किसी ने धोखा दिया हो भारत को, भारत सरकार को, है ना। तीसरा सपोर्टेड एनिमी ड्यूरिंग वॉर, किसी इंडिविजुअल ने, फॉर एग्जांपल कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है या इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, उस इंडिविजुअल ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया या उस इंडिविजुअल ने चाइना को सपोर्ट किया, तो उसकी भी सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है बाय डेप्रीवेशन। चौथा, अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट हुआ है या उसको जेल हुई है 2 साल की विद इन 5 years ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, अगर किसी इंडिविजुअल को 5 साल के अंदर उसने जब इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करी उसके 5 साल के अंदर 2 साल की सजा हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा हो जाती है 2 साल की विद इन 5 years ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, तो उसे भी डिप्राइव किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें
लास्ट प्रोविजन है लास्ट सेवन ईयर्स में resided outside इंडिया। ठीक है, तो सिटीजनशिप कैसे जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल के, ये मेंशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, बाय रिनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा सिटीजनशिप खत्म हो गया। बाकी हम जो फंडामेंटल राइट्स है वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।